हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करने वाला हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। मांग की लोच से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ आज की क्लास में। पहले आपको समझाऊंगा इलास्टिसिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आप उन कंसेप्ट को जो आपने यहाँ स्टडी किया है मेरे साथ उनको अप्लाई कर सके और देखें एग्जाम के सवाल किस प्रकार के होंगे और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सारे मेथड बढ़ाने वाला हूं मैं। इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, वो सभी एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगी आज की क्लास। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को यह बता दूं कि कीमत और मांग के बीच में क्या संबंध होगा, इनकम का और मांग का संबंध क्या होगा, एक वस्तु की कीमत का और दूसरी वस्तु की कीमत का संबंध क्या होगा, और इन्हीं संबंधों को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इलास्टिसिटी के नाम से। देखिएगा ध्यान से कि जब हम बात करते हैं किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में, सामान्य तौर पर आप जानते हो कीमत के बढ़ने के कारण उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने के कारण उसकी मांग जो है वो ज्यादा हो जाती है। यानी कि कीमत का घटना और बढ़ना मांग की घटने और बढ़ने से विपरीत संबंध को दर्शाता है। अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे के लिए उसकी मांग जो यानी वो कम हो जाएगी दूसरी तरफ से। तो इसके बीच इनवर्स रिलेशन होगा, ये बात कंफर्म हुई। इसी तरह अगर इनकम के साथ में बात करूं डिमांड की, तो आप कहोगे सर अगर सामान्य तौर पर इनकम इंक्रीज करती है तो डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगी। अगर एक व्यक्ति के पास अधिक आय होगी तो मांग भी अधिक होगी, और अगर आय कम हो जाएगी तो उसकी मांग भी कम हो जाएगी। इसका मतलब है आय के घटने बढ़ने का और मांग के कम ज्यादा होने का जो संबंध है वो पॉजिटिव होता है, वो धनात्मक होता है सामान्य तौर पर। इसी तरह अगर हम एक गुड्स का दूसरी गुड्स के साथ बात करें, यानी कि एक्स और वाई की बात हम कर लें, दो गुड्स मान लेते हैं यहां पर। जब दो गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट होती हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो एक दूसरे की जगह रिप्लेस की जाती हैं, जैसे चाय को रिप्लेस कॉफी से किया जा सकता है, जिसे पेन को रिप्लेस पेंसिल से किया जा सकता है। तो जब हम किसी एक चीज को रिप्लेस करने वाली दूसरी चीज के साथ उसका रिलेशन निकालते हैं तो जनरली तौर पर आप देखेंगे सर अगर एक्स की या चाय और कॉफी की बात करें, अगर हम चाय की कीमत बढ़ेगी तो इस कारण से कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि चाय की डिमांड कम हो जाती है चाय की कीमत के बढ़ने पर। तो चाय की कीमत का और कॉफी की डिमांड का जो संबंध बनेगा उसको हम क्या कहेंगे। और उसी तरह से अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि दो गुड्स पूरक वस्तुएं हो, यानी एक साथ इस्तेमाल होती है जो चीजें, जैसे ब्रेड के साथ बटर का इस्तेमाल होगा, जैसे कार के साथ पेट्रोल का इस्तेमाल होगा, जैसे टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश का इस्तेमाल होगा। बेसिकली इनको एक साथ अगर आप यूज करते तो अगर एक की कीमत बढ़ जाती है, अगर मान लेते हैं ब्रेड की कीमत बढ़ जाती है तो बटर की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ब्रेड महंगे होने पर ब्रेड की डिमांड कम होगी और ब्रेड कम होंगे इसलिए बटर की डिमांड भी कम होगी। दोनों साथ में या तो ज्यादा बिकेंगे या कम बिकेंगे, और जनरली तौर पर इनके संबंध को दर्शाते हैं। ये संबंध हमें पता चल गए कि किसी के साथ पॉजिटिव होंगे या किसी के साथ नेगेटिव हो सकता है, यानी कि अपोजिट हो सकता है या डायरेक्टली रिलेट कर सकता है। लेकिन ये संबंध कितना होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी, ये बताने के लिए हम इलास्टिसिटी निकालते हैं। सोचिए अगर मैं कहता हूं आप एक बिजनेसमैन हो और आप एक दुकानदार हो, आप कोई सामान बनाते हो और उसको बेचते हो, और आपने डिसाइड किया है कि इस बार मेरी कीमत जो है वो ज्यादा होगी, यानी पहले मैं 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचता था, अब की बार ये 12 रुपए का बेचूंगा, यानी इस बार 20% कीमत को बढ़ा दूंगा। ये बात कंफर्म हो गई यहां से कि अगर 20% कीमत बढ़ाई जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन कितनी कम हो जाएगी ये कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि सर ये डिपेंड करता है हर एक गुड्स के नेचर पर, हर वस्तु किस तरह की है। अगर आप कोई भी नमक या दवाइयां बेच रहे हैं और उसके बाद कीमत बढ़ा दें या घटा दें, मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप गेहूं, चावल, दाल, चीनी बेच रहे हैं और कीमत को बढ़ा दें या घटा देंगे, बहुत मामूली सा असर होगा डिमांड के ऊपर। और अगर आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं जैसे सोना या चांदी बेच रहे हैं जो कि अननेसेसरी है इंसानों के लिए, उसकी कीमत को बढ़ा या घटा देंगे तो डिमांड पर बहुत इंपैक्ट होगा। तो हर एक चीज के ऊपर जो संबंध होगा वो नेगेटिव होगा नॉर्मली तौर पर, लेकिन उस नेगेटिव होने की डिग्री अलग अलग होगी। कहीं ज्यादा इफेक्ट करेगा, कहीं कम इफेक्ट करेगा, या कहीं बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। सामान्य तौर पर जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको बात समझिएगा ध्यान से कि इलास्टिसिटी जब निकाली जाती है सर 5 तरह से निकलती है नॉर्मली, यानी कि या तो आंसर 0 आता है, 1 आता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, या फिर इनफाइनाइट आता है। 5 पॉसिबिलिटीज है, पांचों अलग अलग नाम आते हैं इसके।
याद रखिएगा। अब इसके अंदर सवाल है कि इलास्टिसिटी यानी कीमत और मांग की, आय और मांग की, एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग के बीच के संबंध की डिग्री को बताता है। इस डिग्री को निकालना इलास्टिसिटी कहलाता है। अब देखिएगा यहां पर मेरे साथ सबसे पहले कि सर हमारे पास जनरली तौर पर मांग की लोच निकाली जाती है, उसके तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका है, इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा तरीका है, इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा तरीका इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से। यानी कि मांग की कीमत लोच अगर निकालनी है तो आप सीधा सा लॉजिक समझ गए होंगे। सर मांग की कीमत लोच का मतलब यह है कि कितनी लोच यानी लचीलापन होगा, यानी मांग कितनी घटेगी या बढ़ेगी, और वो किसके साथ होगी, यानी कीमत में परिवर्तन का और मांग में परिवर्तन के बीच जो डिग्री होगी वो कितनी होगी। यहां पर आपको बात समझनी है कि किसके बीच बात हो रही है सर। मांग की कीमत लोच का मतलब है मांग और कीमत, कीमत में कितना परिवर्तन और मांग में परिवर्तन कितना है। जब आप इन दोनों की बात करेंगे कीमत लोच बन जाएगी। अच्छा, अगर यही सवाल मुझे देखना हो मांग की आय लोच का मतलब है कि आय में कितना परिवर्तन होगा और मांग में कितना परिवर्तन। आय लोच का मतलब है आय में परिवर्तन होगा, आय बढ़ेगी या घटेगी, और आय के परिवर्तन होने यानी घटने और बढ़ने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा, इसे हम मांग की आय लोच यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से निकालेंगे। इसी तरह मांग की तिरछी या आड़ी लोच निकालेंगे, यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। कोई एक वस्तु मान लीजिए एक्स, मान लीजिए कोई एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा और उसके संबंध में जो दूसरी वस्तु है, जो अदर गुड्स से, याद रखिएगा, उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा, दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन कितना होगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसी को हमने आड़ी लोच कह देना है, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी। अब याद रखेंगे कि जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं यानी कीमत के साथ निकालते हैं सर, तो यहां पर एक मेथड है जिसे परसेंटेज मेथड कहते हैं, एक लाइन मेथड, एक रेवेन्यू मेथड, एक एक्सपेंडिचर और एक आर्क मेथड यानी चाप विधि होगी। ये पांच विधियां जो है बेसिकली ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालती है प्राइस के साथ। उसके अलावा आप देखेंगे कि इनकम वाली भी होगी और साथ में क्रॉस भी होगी। एक एक करके सारे मेथड को एक्सप्लेन करता हूं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर प्रतिशत विधि के बारे में, ये कैसे कैलकुलेट करती है। देखो प्रतिशत विधि के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि यहां पर हम ये चेक करते हैं कि इलास्टिसिटी निकालने के लिए परसेंटेज मेथड के अंदर ईडी यानी इलास्टिसिटी निकालना हो हमें किसी की, तो हम देखते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी जो क्वांटिटी डिमांड है, डिमांड की मात्रा है बेसिकली, परसेंटेज चेंज इन डिमांड्स क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और डिवाइड में करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कीमत में कितना परिवर्तन होगा। डिमांड में कितना प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और यहां से जो निकलता है उसको ईडी कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। या इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो अगर मुझे डिमांड का चेंज देखना है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, डेल्टा क्यू जो होगा एक्चुअल में वो चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो बेसिक तौर पर आप कहेंगे सर ये डेल्टा क्यू या क्यू क्या होगा, देखो डेल्टा पी का मतलब है यानी कि चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्राइस, और आप इसको निकाल सकते हैं प्रतिशत निकालने के लिए डेल्टा पी अपॉन पी करके, और डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन डिमांड, डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन डिमांड यानी चेंज इन क्वांटिटी। तो यहां पर इसकी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई मेथड आएगा आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, या इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो जनरली तौर पर, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। तो यही बात को जनरली तौर पर हम ऐसे लिखता हुआ देखते हैं मोस्टली फॉर्मूले के अंदर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी बाई क्यू कर देते हैं। तो फाइनली तौर पर हम यहां से इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। अब हमें कुछ भी गिवन हो सकता है और उसकी इलास्टिसिटी हमसे फाइंड आउट कराई जा सकती है इस फॉर्मूले के बेस पर, याद रखिएगा। तो परसेंटेज में डिमांड का चेंज और परसेंटेज में प्राइस का चेंज ये रखना होगा। तो कीमत में परिवर्तन कितना हुआ और मांग में कितना परिवर्तन हुआ उसके आधार पर। तो मैंने कहा आंसर कितना आ सकता है सर, आंसर 1 आ सकता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 0 और इनफाइनाइट, ये 5 पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे देखते हैं भैया। अब एक होता है लाइन मेथड, लाइन विधि, रेखीय विधि क्या होती है।
देखो लाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, यहां पर डिमांड के अंदर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक तरीका होता है इलास्टिसिटी निकालने का कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इस लाइन के अंदर मान लीजिए मैं आपको 5 पॉइंट देता हूं, ए जो कि लाइन पर होगा, फिर बी है, ये सी होगा, ये मैं मान लेता हूं मिड में है, चाहे ग्राफ में देखने में ना मैंने मिड मान लिया इसे, ये डी है और ये मैंने मान लिया ई है जो कि यहां पर लाइन पर टच होगा। जब आप लाइन मेथड इस्तेमाल करते हो तो याद रखिएगा ईडी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा सर, यहां जो हमारा लोअर पोर्शन होगा, जो निचला भाग होगा, यानी कि जब आप इसको डिफाइन करोगे सर, यहां पर जो निचला भाग होगा, जो लोअर पोर्शन होगा, उस लोअर पोर्शन को याद रखना चलिए, तो वो जो लोअर पोर्शन होगा हमारा, आप जब उसको डिवाइड करोगे अपर पोर्शन के साथ, यानी कि जो लोअर हिस्सा है, निचला हिस्सा है, उसको ऊपरी हिस्से से भाग करोगे, तो मेरे भाई याद रखना निचले भाग को जब आप डिवाइड करोगे अपर पोर्शन के साथ, ऊपरी भाग के साथ, तो हमारे पास जो निकलेगा उसे कहेंगे लाइन मेथड। अगर आप किसी भी पॉइंट पर ध्यान से देखोगे तो याद रखना हर एक पॉइंट पर, यानी कि मान लीजिए मुझे पॉइंट ए पर बात करनी है, तो पॉइंट ए पर अगर मैं निकालूंगा तो जो इलास्टिसिटी निकल कर आएगी, जो ईडी निकल कर आएगा पॉइंट ए पर, वो आप देखो ऊपर की वैल्यू क्या होगी सर, यहां पर अब देखो लोअर पोर्शन क्या हो गया सर, इसके नीचे का पोर्शन ए से लेकर ई तक हो गया, लेकिन ऊपर का पोर्शन जो है वो 0 हो गया क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था। जब आप ए ई को 0 से भाग करोगे तो इनफाइनाइट जो भी नंबर होगा वो इनफाइनाइट बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं बी पॉइंट पर आता हूं, ध्यान से देखना, तो अब क्या कहोगे सर, अगर मैं ईडी निकालूं तो ऊपरी पोर्शन जो होगा वो नीचे आता है और निचला ऊपर आता है, नीचे का भाग बी से लेकर ई तक है और ऊपर का भाग ए से लेकर बी तक। ऊपर वाला बड़ी है लाइन या नीचे वाली, तो ऊपर वाली बड़ी होगी, तो आंसर जो भी आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, एज्यूम कर ले कोई भी नंबर को, 1 से बड़ा आएगा। अगर आप ये मान लेते हैं कि ईडी सी पॉइंट पर आएंगे तो वहां पर, क्योंकि आपने कहा मिड पॉइंट है सी से लेकर ई तक और नीचे हो जाएगा सी से लेकर ए तक, और क्योंकि ये दोनों पोर्शन बराबर है तो आंसर हमारा 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है ये मिड पॉइंट है, दोनों तरफ बराबर ऑप्शन हो जाएगा। जब मैं डी पॉइंट पर आता हूं, याद रखना, तो ईडी का तरीका क्या होगा, डी से लेकर ई तक जो निचला भाग है और जो ऊपरी भाग है वो ए से लेकर डी तक होगा। जो भी नंबर आएगा वो 1 से कम आएगा, 1 से लेस आएगा। और अगर मैं ई पॉइंट पर बात करूंगा आपसे, तो ईडी ई पॉइंट पर क्या होगा सर, निचले भाग 0 बचा, ऊपरी भाग ए से लेकर ई तक होगा, जो भी नंबर आएगा वो 0 आएगा। यानी इलास्टिसिटी हमेशा 5 तरह की होगी, और इसके अंदर आपके पास इनफाइनाइट हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, 0 और 1 हो सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी। लाइन मेथड का इस्तेमाल ऐसे करेंगे, फॉर्मूले किस तरह के होंगे, सवाल किस तरह के होंगे, सब कुछ बताऊंगा आज की क्लास में, लेकिन पहले हम अगले पॉइंट पर आते हैं सर। अच्छा, एक हमारे पास रेवेन्यू मेथड होता है जिसको राजस्व विधि कहा जाता है, रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू का बढ़ना और रेवेन्यू का घटना जो होता है, हम उससे भी इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, याद रखना। सर रेवेन्यू मेथड में कैसे निकालते हैं, देखो ईडी जो होता है हमारा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला होता है ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। यानी कि बेसिक तौर पर आप ये कह सकते हो यहां पर, सर ए आर का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू, ए आर का मतलब होता है औसत राजस्व यानी एवरेज रेवेन्यू। अगर हमारे पास एवरेज रेवेन्यू दिया गया होगा, एवरेज रेवेन्यू दिया गया होगा, अगर हमारे पास एक एमआर होता है जिसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, एक हमारे पास एमआर होता है जिसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत राजस्व कहते हैं, और एक को हम औसत राजस्व कहते हैं। और ये हमें एक बात याद रखनी है कि प्राइस हमेशा एआर के बराबर होता है, प्राइस ऑलवेज इक्वल टू एआर होता है, प्राइस ऑलवेज इक्वल टू एआर होगा, यानी कीमत हमेशा एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम के बराबर होती है। अगर ये बात हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, इस थ्योरी को पढ़ा है, तो यहां से भी अगर हमें एआर दिया है, एआर दिया है, एमआर दिया है, यानी 2 वैल्यूज दी गई, तो हम ईडी निकाल सकते हैं। अब यहां पर याद रखना, अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे पॉइंट एग्जांपल में होगा कि सर अगर एआर 0 हो, एवरेज रेवेन्यू, जो कि हमेशा याद रखें कभी नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन अगर मैं कह दूं एआर एमआर के बराबर होगा,
अगर ए आर एम आर के बराबर होगा तो सोचिए यहां जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ये होगी, दोनों अगर माइनस करेंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा। और किसी भी नंबर को अगर जीरो से भाग करते हैं तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट होता है। ये बात आप जानते हैं कि आंसर हमेशा इनफाइनाइट होगा अगर आप किसी भी वैल्यू को जीरो से भाग कर दोगे, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, अगर मैं कहता हूं ए आर जीरो हो, जो कभी पॉसिबल नहीं है होना, लेकिन अगर मैं कहता हूं ए आर जो होता है वो एम आर से बड़ा होता है, जितना भी नंबर होगा लेकिन ए आर जो होगा वो एम आर से बड़ा होगा, याद रखना। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी बन सकती है सर, जो ए आर होगा उससे बड़ा अगर एम आर होगा तो उसको डिफाइन कर सकता है, या छोटा होगा तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें यह बात पता है ए आर और एम आर से भी निकाला जा सकता है। और इस बात को हम जनरली तौर पर इस तरह भी लिखते हैं सर, ईडी को अगर मैं यहां पर ए आर को कॉमन ले लेता हूं, ए आर अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1/1 माइनस एम आर हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 ए आर। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। बात क्लियर है भाई? तो ये इस तरह से भी लिखा जाता है और इसको कई प्रकार से लिखा जाता है। तो एग्जाम में डिपेंड करता है कि किस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड होता है। अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा सर, हमारा हम ये देखते हैं कि हमारा खर्च बढ़ गया या कम हो गया, यानी जब हमारी कीमत बढ़ती है और कीमत बढ़ने या घटने से हमारे एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव हुआ, समझना बात को। अगर मैं ये कहता हूं कीमत बढ़ गई या कीमत घट गई, अगर यहां पर कीमत बढ़ जाती है या कीमत घट जाती है, लेकिन याद रखना एक्सपेंडिचर यानी व्यय में कोई प्रभाव नहीं होता, व्यय में कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यय में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब है कि यहां पर हमारा खर्चा जितना पहले था कीमत बढ़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, या कीमत घट गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हमारे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो हम ये मानते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी 1 होती है, यानी उसकी लोच को 1 बताया जाता है। आप बढ़ा दे या घटा दे खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये कहता हूं कि प्राइस बढ़ने के कारण जो व्यय, जो खर्च एक्सपेंडिचर है, कीमत बढ़ने के कारण व्यय भी बढ़ जाता है या कीमत घटने के कारण व्यय भी घट जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हम ये मान लेते हैं उसकी इलास्टिसिटी वो जो होगी यहां पर वो लेस देन 1 होगी। यहां जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, क्योंकि कीमत बढ़ने पर अगर व्यय बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि उसने उसकी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा कम नहीं किया है। अगर वो क्वांटिटी को कम नहीं कर रहा है तभी वो खर्च ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कीमत बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी 1 से कम मानी जाएगी, लेस देन 1 मानी जाएगी। और अगर यह स्थिति आती है कि कीमत बढ़ जाए और उसके बढ़ने के बाद जो खर्चा है वो कम हो जाए, या यह स्थिति हो जाए कि कीमत कम होने के कारण खर्चा बढ़ जाए, यानी अपोजिट हो जाए। अगर कीमत बढ़ने पर खर्चा कम हो रहा है इसका मतलब है हम उसकी बहुत कम क्वांटिटी अब खरीद रहे हैं, कीमत बढ़ चुकी है, तो उसका आंसर जो आएगा वो इलास्टिसिटी में ग्रेटर देन 1 आएगा। बात समझ पाए? तो यहां पर आपके पास ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या आपके पास इक्वल टू 1 आता है। ये एक्सपेंडिचर मेथड है। अच्छा, अगर आप देखते हैं कि हमारे पास एक आर्क मेथड होता है जिसे चाप विधि कहते हैं। देखो यहां पर जब इलास्टिसिटी निकालते हैं तो इसका तरीका यह होता है, हम देखते हैं डेल्टा क्यू यानी कि कितना चेंज होगा, लेकिन यहां पर जो बेस मानते हैं, जो हमारा पुराना वाला P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 2, यानी पुरानी वाली वैल्यू के साथ लेते हैं और उसका औसत निकालते हैं। जनरली तौर पर इसको आप यहां लिखेंगे बेसिकली, यानी ईडी को निकालने का तरीका है, और डेल्टा P सॉरी इसको इस तरह से निकाला जाएगा बेसिकली भाई। आर्क मेथड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यानी मुझे जब डेल्टा क्यू निकालना है तो उसके लिए डेल्टा क्यू के लिए Q0 यानी पुराना वाला प्लस नया वाला, पुराना वाला प्लस नया वाला। देखो परसेंटेज मेथड में जो चेंज निकलता है उसके लिए पुराने वाले से परसेंट बनाया जाता है, यहां पर पुराने और नए दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके निकाला जाता है। और इसी तरह डेल्टा P को निकालने के लिए P0 प्लस P1 यानी पुराना और नई कीमत का औसत लेते हैं, इनटू में 100 लेते हैं। ये बस थोड़ा सा फॉर्मूले का फर्क है सर, पुरानी वैल्यू से नहीं बल्कि दोनों जोड़कर, नई पुरानी जोड़कर डिवाइड करते हैं 2 से, उसको मानते हैं। और इसी को आप एक्सप्लेन करेंगे जब आगे
तो यहां से आप देखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन Q0 प्लस Q1 हो जाएगा, 100 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, और यहां पर ऊपर आ जाएगा P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा P, और यहीं से आंसर होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P गुणा P0 प्लस P1 डिवाइड बाई Q0 प्लस Q1। ये इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, यानी कि इसमें आपको नई और पुरानी कीमत, नई और पुरानी दोनों क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है परसेंटेज को निकालते समय। तो होपफुली आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ये आर्क मेथड कहलाता है, ये चाप विधि कहलाती है। अच्छा, एक होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब आप इनकम के साथ निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को इनकम के साथ देखते हैं, यानी आप यहां पर चेक करते हैं ईडी के लिए कि कितने प्रतिशत डिमांड चेंज होगी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी आपकी डिमांड कितने परसेंट बढ़ या घट जाएगी अगर हमारी इनकम चेंज हो जाती है, यानी परसेंटेज चेंज इन इनकम से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हमारे पास 4 तरह की पॉसिबिलिटी है। जनरली तौर पर इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है, और याद रखना अगर इनकम का चेंज और डिमांड का चेंज बराबर है, अगर ये दोनों परसेंटेज चेंज बराबर होते हैं तो आंसर 1 आ सकता है। अगर दोनों में डिमांड ज्यादा चेंज करती है इनकम के बढ़ने पर, अगर इनकम थोड़ी सी बढ़ती है और डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, अगर डिमांड का चेंज बड़ा है याद रखना, तो आंसर ग्रेटर देन 1 आ सकता है, और यदि डिमांड का चेंज छोटा है तो आंसर लेस देन 1 आ सकता है। लेकिन याद रखना अगर इनकम बढ़े लेकिन डिमांड घट जाए, इनकम बढ़े तो सामान्यतः डिमांड बढ़ती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इनकम बढ़े और डिमांड कम हो जाए तो ईडी नेगेटिव हो सकता है, ईडी ऋणात्मक हो सकता है कि आय बढ़े और डिमांड कम हो जाए। जब आप कहोगे कि दोनों में चेंज बराबर हो, भाई इनकम में होने वाला चेंज डिमांड में होने वाले चेंज के बराबर हो, इनकम में होने वाला चेंज डिमांड में होने वाले चेंज के बराबर हो, तो आंसर 1 आएगा। अगर ज्यादा डिमांड में होगा तो 1 से बड़ा आंसर आएगा, अगर इनकम में ज्यादा होगा तो 1 से छोटा आंसर आएगा। और अगर आप ये कहते हैं सर कि इनकम बढ़े लेकिन वो नेगेटिव रिलेशन बन जाए, यानी इनकम बढ़ने पर, इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज हो जाए, इनकम इंक्रीज हो, इनकम बढ़े, बट जो डिमांड है वो डिक्रीज कर जाए, याद रखना तब उनके बीच जो संबंध बनेगा यानी अपोजिट बिहेव हो जाए, तो उसी को आप नेगेटिव कहोगे। ऐसा मैं हमेशा पढ़ाता हूं आपको, इंफीरियर के केस में ऐसा होता है, निष्कृत वस्तु के केस में ऐसा होता है कि वहां इनकम के साथ ऋणात्मक होगा। एक आखिरी बात और करता हूं मैं आपसे, मांग की तिरछी लोच अगर निकालनी हो, क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी हो, यानी कि एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु की डिमांड से संबंध निकालना हो, भाई इसका एक सीधा तरीका है, हमारे पास 2 गुड्स एक्स और वाई हैं, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ये वाई गुड्स की लेंगे, यानी दूसरी गुड्स की लेंगे, वाई गुड्स की डिमांड में कितना चेंज आएगा, वाई गुड्स की डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर हम एक्स की चेंज कर दें कीमत, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, अगर एक्स के प्राइस चेंज करेंगे तो उसमें कितना फर्क आएगा। यहां 2 अलग अलग वस्तुओं की बात हो गई सर, इसे ईडी कहेंगे, और यहां पर देखो ईडी जो आता है वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या नो रिलेशन आता है, या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है या नो रिलेशन। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर 2 गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट हो, अगर 2 गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट होंगी तो मेरे भाई याद रखना, जब 2 चीजें एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय और कॉफी होंगी, तो चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। जब 2 गुड्स सब्स्टिट्यूट होंगी तो याद रखना उनके बीच जो संबंध बनेगा वो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होगा, अगर 2 गुड्स सब्स्टिट्यूट होंगी यानी प्रतिस्थापन होंगी, जैसे चाय और कॉफी। अगर आपको बात समझ नहीं आती ध्यान से सुनो, अगर मैं कहता हूं चाय है और कॉफी है, चाय की कीमत बढ़ जाए, तो आप मानेंगे बिल्कुल चाय की कीमत बढ़ जाने के कारण चाय की डिमांड में तो कमी आ जाएगी, ये तो सभी को पता है, चाय की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन जो कॉफी है उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था,
लेकिन आप सोचिए कि कॉफी के प्राइस में चेंज नहीं आया था, फिर भी कॉफी की डिमांड में चेंज तो आएगा ना। चाय महंगी हो गई तो जो लोग चाय पीते थे वो चाय छोड़कर कॉफी जब पीना शुरू करेंगे तो आप देखोगे ध्यान से सर, चाय की कीमत का और कॉफी की डिमांड का जो संबंध बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आएगी। अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, ब्रेड के साथ बटर है और मैंने कहा था कि पेन के साथ इंक है, अगर दो वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की हैं, पूरक नेचर की हैं, तो उनके बीच जो संबंध होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे आप जानते हैं सर, ब्रेड और बटर की बात कर लें। जब हम ब्रेड और बटर की बात करेंगे सर, यहां जिसे ब्रेड की कीमत बढ़ेगी अगर, तो आपने कहा सर ब्रेड की कीमत बढ़ने पर ब्रेड की डिमांड पर कमी आ जाएगी, क्योंकि ब्रेड महंगा होगा तो कम बिकेगा। अब बटर की कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ था, फिर भी सोचिएगा बटर की कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी आप कहोगे सर बटर की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रेड की डिमांड कम हुई तो बटर की भी कम हो जाएगी। अब क्योंकि यहां पर याद रखना, ब्रेड की कीमत का और बटर की डिमांड का संबंध जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, वो अपोजिट बनेगा, ये नेगेटिव। और जब दो चीजें ऐसी हों, दो चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेट ही ना करती हों, तो सर किसी का किसी से कोई संबंध नहीं होगा। अगर दो गुड्स ऐसी हैं जिनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, देखो ध्यान से, कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि प्राइस के साथ इलास्टिसिटी निकाली जाए तो उसकी जनरली तौर पर 5 निकलती हैं सर, और उन 5 में याद रखिएगा ज्यादा लोच होने का मतलब है जिसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाए या ज्यादा घट जाए। कम लोच का मतलब है कि जिसकी डिमांड कम बढ़ती या कम घटती है। जीरो लॉच का मतलब है कि जिसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफाइनाइट होने का मतलब है जिसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वन का मतलब है कि जिसमें बराबर फर्क पड़ता है, जितना कीमत में उतना डिमांड में। आप इसके लिए प्राइस मेथड यूज कर सकते हो, परसेंटेज मेथड यूज कर सकते हो, इसके लिए एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर सकते हो, आर्क मेथड, लाइन मेथड और रेवेन्यू मेथड, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करो। इलास्टिसिटी प्राइस की निकाल सकते हो, इनकम की निकाल सकते हो, उसके बाद क्रॉस निकाल सकते हो। अब देखते हैं सवाल कैसे होते हैं एग्जाम के अंदर, और क्या इनसे आपके सवाल बन रहे हैं या नहीं, वो देखिएगा जरा ध्यान से। हर एक सवाल को पहले पढ़िएगा मेरे साथ और मुझे बताइएगा कि देखिए यहां पर कि जब हम ये कहते हैं कि एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा का ग्राफ बनाया जाए, ध्यान से समझना, अगर एक सीधी रेखा है और उसके बीच के भाग की लोच निकाली जाए, यानी इस तरह की एक लाइन मैंने आपको बताई है और इसका ये बीच का भाग है ए, और इसकी लोच निकाली जाए तो क्या होगी। अब आपको याद आ गया होगा सर, आपने लाइन मेथड पढ़ा के बताया था सर, यहां पर इलास्टिसिटी 1 होगी, यहां ग्रेटर देन होगी, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, यहां इनफाइनाइट होगी, यहां पर आपने बताया था 0 होगी, और इसके बीच में कोई पॉइंट ले लो तो वहां पर लेस देन 1 होगी। याद कर लीजिए, अपर पार्ट लोअर पार्ट को डिवाइड कर लीजिए, तो मिड पार्ट पे जो होगी, जो मिड पार्ट पर होगी इलास्टिसिटी वो 1 होगी। सर 1/2 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो 1 या ग्रेटर देन या लेस देन या 0 या इनफाइनाइट। तो याद रखेंगे भाई, यहां पर एक सवाल है, एक मांग रेखा जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, अगर एक मांग रेखा इस तरह बनाऊंगा मैं और ये कहूंगा कि ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट डालूंगा, सर यहां आपने इनफाइनाइट डाला, यहां ग्रेटर देन 1 डाला, ये मिड पॉइंट पर 1 डाला, ये इस पे लेस देन 1 डाला और यहां 0। जैसे जैसे नीचे आऊंगा इलास्टिसिटी कम होती जा रही है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा रहा है सर कि यहां पर आपके पास ऊपर जाए या नीचे जाने पर इलास्टिसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। या मान लीजिए कि एक मांग वक्र बनाया जाए और पूछा जाए कि एक मांग वक्र, एक सीधी रेखा बनाई जाए, तो उसके हर पॉइंट पर क्या होगा, लोच एक सी रहेगी, अलग अलग होगी। तो मैंने आपको बताया कि सर जितने भी पॉइंट डालोगे हर पॉइंट पर जो लोच है वो अलग अलग होगी, कहीं इनफाइनाइट तो कहीं ग्रेटर देन 1, कहीं बराबर 1, कहीं लेस देन 1 तो कहीं 0, सब जगह पर डिफरेंट डिफरेंट होगी, यानी अलग अलग होगी। लाइन मेथड का हर एक सवाल आपके पास क्लियर होना चाहिए, या पॉइंट मेथड भी आप इसे कहेंगे, हर जगह पर इसका आंसर बदल जाएगा। अगर एक सवाल यह पूछा जाता है कि मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, तो मैंने बताया अगर आड़ी लोच निकाली जाएगी सर, तो या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ऐसा नहीं है, आपने बताया पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो हमेशा पॉजिटिव होगी ये बात गलत है, हमेशा नेगेटिव होगी ये बात गलत है।
मैंने बताया सब्स्टिट्यूट के केस में नेगेटिव होगी, ये बात गलत है, क्योंकि मैंने बताया अगर दो गुड सब्स्टिट्यूट हैं तो उनके बीच जो रिलेशन होगी, जो इलास्टिसिटी, वो पॉजिटिव होगी। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री हैं यानी जिनकी डिमांड जॉइंट होती है, उसके केस में नेगेटिव होगी। तो यहां पर आपको याद रखना है। या फिर मैंने ये भी कहा कि अगर दो गुड्स ऐसी हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, नॉन रिलेटेड है, तो उनके बीच जीरो होगी। ये तीन पॉसिबिलिटी के अलावा कुछ नहीं होगा सर। तो जिनकी डिमांड जॉइंट होती है यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक होती हैं, उसमें ये नेगेटिव आता है, बाकी सब में तो ये सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव आता है, और कॉम्प्लीमेंट उसके अलावा नॉन रिलेटेड में ये जीरो हो जाता है। मैंने आपको बताया अगर मांग की आय लोच ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव है सर। मांग की आय लोच ऋणात्मक होने का मतलब है आय बढ़ेगी तो मांग कम, और आय कम होगी तो मांग ज्यादा। अब सवाल में पूछ रहा है आय लोच ऋणात्मक है, जब आय में गिरावट होगी तो मांग में क्या होगा। अगर आय में गिरावट होगी, ऋणात्मक का मतलब होता है कि मांग बढ़ जाएगी। आय में कमी होगी तो मांग बढ़ जाएगी, और अगर आय में वृद्धि होगी तो मांग कम हो जाएगी। विपरीत दिशा में अगर किसी का रिलेशन है, उसी को ऋणात्मक कहा जाता है, नेगेटिव कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा मेरे साथ आप। यहां पर सवाल है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बावजूद उसकी मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, इसका क्या अर्थ हुआ। कीमत में गिरावट हो गई या कीमत में वृद्धि हो गई, इंपॉर्टेंट ये है कीमत बदल रही है लेकिन वस्तु की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा। सर अगर वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसे कि नमक और दवाई के केस में होता है, मांग अपनी जगह है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो याद रखना मांग में परिवर्तन नहीं है तो उसकी इलास्टिसिटी जीरो होगी। इसका यह मतलब है सर कि अगर मैं मांग वक्र ऐसा बना दूं तो चाहे प्राइस इतना हो जाए, चाहे प्राइस बढ़कर इतना हो जाए, या प्राइस कम होकर इतना हो जाए, मेरी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मांग कितनी भी हो, कीमत मांग सेम रहेगी। यहां पर जब डिमांड कर्व वर्टिकल बनता है, जब डिमांड कर्व वर्टिकल यानी लंबवत बनता है, ऊर्ध्वाधर बनता है, तब हम ये कहते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी जीरो हो गई, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आगे ना पीछे, कहीं मात्रा बढ़ेगी नहीं। अगर मूल्य में परिवर्तन हो और उपभोक्ता का कुल व्यय प्रभावित ना हो, कीमत में परिवर्तन हो, मैंने बताया कीमत बढ़े या कीमत घटे, लेकिन कुल व्यय उतने का उतना बना रहे, तो क्या होगा सर। आपने बताया था अगर कीमत बढ़े और साथ में व्यय बढ़ जाए तो लेस देन आता है, कीमत बढ़े और लेकिन व्यय घट जाए तो ग्रेटर देन आता है, और अगर कुल व्यय पे कोई फर्क ना पड़े तो उसको इक्वल इलास्टिक बोलते हैं। उसका आंसर 1 आता है, उसे यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। क्योंकि जब कीमत बढ़े या घटे, व्यय में कोई फर्क ना पड़े, तो इलास्टिसिटी 1 कहलाती है। एक सवाल आता है कीमत में वृद्धि के पश्चात वस्तु पे होने वाला व्यय भी बढ़ जाए। कीमत बढ़ जाए और व्यय बढ़ जाए, इसका मतलब यह है कि डिमांड में ज्यादा कमी नहीं करी है, और जब ज्यादा कमी नहीं होती, ज्यादा कमी नहीं होती, ज्यादा फर्क नहीं होता, उसको लेस देन कहते हैं, उसे एक से कम कहते हैं, उसे इन इलास्टिक कहते हैं, उसे लेस इलास्टिक कहते हैं। क्योंकि सर वहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर कीमत बढ़े और खर्चा भी बढ़ जाए। अब देखिएगा यहां पर इस तरह के सवाल पूछेगा, यह सवाल ऐसे होंगे वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम है। इकाई से कम होने का मतलब है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और कीमत घटने पर उसकी मांगी गई मात्रा में क्या होगा, ज्यादा परिवर्तन या कम। इकाई से कम लोच का मतलब है कि परिवर्तन कम होगा, होगा लेकिन कम होगा, और ज्यादा लोच का मतलब है परिवर्तन ज्यादा होगा। लोच कम है इसलिए आप कहोगे परिवर्तन जो होगा वो कम होगा, होगा लेकिन कम होगा। ज्यादा लोच होती तो ज्यादा होता, और अगर सेम रे होती बात 1 होती तो सेम चेंज होता। जब एक आयताकार अति परिवलय कव हो, याद रखिए मांग वक्र, देखो मैंने आपको बताया अगर मांग वक्र ऐसी फॉर्म में होगा, अगर ऐसी फॉर्म में होगा तो इलास्टिसिटी 0 आती है, क्योंकि ये वर्टिकल कहलाता है, ऊर्ध्वाधर कहलाता है। यहां पर डिमांड चेंज नहीं होती, और अगर ऐसा होता है, याद रखना इस तरह का होता है, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहते हैं सर। और जब ये क्षैतिज बनता है, याद रखना, तो हमारी कीमत में परिवर्तन नहीं होता, डिमांड बढ़े या डिमांड घटे, डिमांड बढ़े या डिमांड घटे, लेकिन कीमत में परिवर्तन नहीं होता। और जब कीमत में परिवर्तन नहीं होता तो आंसर इनफाइनाइट आता है, याद रखना।
और जब ये आयताकार अति परवलय हो यानी कि ऐसी शेप में हो तो इसकी इलास्टिसिटी 1 आती है। इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। यानी जब भी सवाल पूछेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आंसर होगा 1, और 1 को कहते हैं इकाई लोचदार। यूनिट इलास्टिक मतलब 1 हो जाता है सर। सॉरी यूनिट इलास्टिक, इकाई लोचदार, माफ कीजिएगा, यूनिटरी नहीं, ये तो इलास्टिक डिमांड है। इकाई लोचदार यानी कि 1 हो जाता है सर। मांग वक्र में किसकी मांग की लोच स्थिर नहीं होती? किसकी मांग की लोच स्थिर वक्र नहीं होता? याद रखो, देखो आपने बताया सर अगर ये पहला दिया है लीनियर, ये वाला, तो आपको मैंने बताया सारे पॉइंट पर अलग अलग होगा, सारे पॉइंट पर अलग अलग होगा। जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है सारे पॉइंट पर 1 होगा। जब क्षैतिज है ये वाला तो सारे पॉइंट पर इनफाइनाइट होगा। जब ये वर्टिकल वाला है तो सारे पॉइंट पर 0 होगा। सर ये वाला लीनियर वाला जिसे कहते हैं ऐसा होगा जिसके सारे पॉइंट पर जो डिमांड कर्व है वो अलग अलग हो, जो लोच है वो सारी अलग अलग होगी हर पॉइंट पर, बाकी जगह एक जैसी होगी। इसीलिए तो बोला है कि अगर मांग वक्र जो होगा वो क्षैतिज होगा तो उसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी? सर क्षैतिज होगा तो इसे ऐसा कहते हैं, ये बनता है क्षैतिज वाला, और क्षैतिज वाले की इलास्टिसिटी आती है इनफाइनाइट। और याद रखना 1 आता है यूनिट इलास्टिक, 1 से बड़ा आता है इलास्टिक, 1 से कम आता है इन इलास्टिक, और 0 आता है परफेक्टली इन इलास्टिक, और 1 से इनफाइनाइट आता है, इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक यानी पूर्णतः लोचदार। तो इस क्लास को करने से आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि सर मांग की लोच के विषय में अगर सवाल पूछा जाए हमसे तो किस तरह के सवाल होते हैं। तो एक छोटी सी क्लास थी मेरी, और इस छोटी सी क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाने और बताने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने प्रॉपरली, इकोनॉमिक्स में कुछ अचीव करना है, अगर आपका टारगेट है इकोनॉमिक्स में कुछ पाने का या इकोनॉमिक्स को इतना बेहतर करने का कि वो आपके हर एक एग्जाम में जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें सबसे ऊपर हो, या फिर कहिए कि हमारी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम ना रहे ज़्यादा, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना है मेरे साथ। इकोनॉमिक्स स्पेशल का ये लाइव बैच है जो कि जिसमें वीओडी क्लासेस भी हैं, यानी कि आप चाहें तो पहले खुद भी पढ़ सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं। बैच 5 है ये हमारा यहाँ पर, जो कि 5 मार्च से शुरू हुआ है। लाइव क्लासेस चलती हैं, 1 साल की प्रॉपर वैलिडिटी दे रहे हैं इसके अंदर, 4 महीने लाइव क्लासेस चलेंगी, 799 फी होगी। ये फी आपको मिलेगी www.careerwheel.com पर, और यहाँ पर CW20 कोड इस्तेमाल करेंगे, देन आपके कंप्लीट अमाउंट 799 में होगा, और सारे कंसेप्ट आपको बहुत क्लियरली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। तो चलेंगे, मिलेंगे लाइव बैच के अंदर। आज की इस क्लास में इतना ही होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।